हॉरर वाली दुनिया। क्या आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में जब आप किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो कभी कभी सड़क के किनारे खड़ा इंसान इंसान नहीं होता। उसके कपड़े वही होते हैं, उसकी आवाज वही होती है, उसका चेहरा वही होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ होता है जो इस दुनिया का नहीं है। और जब तक आपको पता चलता है तब तक वो आपकी गाड़ी में बैठ चुका होता है। आज की यह कहानी है विनय, समीर, राहुल और छोटे टिंकू की। एक रात की जो उन्होंने सोची थी सामान्य होगी, लेकिन जो हुआ वो उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। और जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ, यहां तक कि आपके साथ भी। रात के 10:45 राजस्थान के एक छोटे शहर से निकली एक सफेद इनोवा कार अब बीकानेर से जयपुर जाने वाले हाईवे पर दौड़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ रेत के टीले थे, कांटेदार झाड़ियां थीं और उन झाड़ियों के ऊपर अमावस्या का वो काला आसमान था जिसमें एक भी तारा नहीं था। जैसे आसमान ने भी उस रात देखने से मना कर दिया हो, जैसे आसमान को भी पता हो कि आज रात क्या होने वाला है। गाड़ी में 4 लोग थे। आगे ड्राइवर सीट पर था विनय, 28 साल का, लंबा, सांवला, माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं, लेकिन आज खुश था क्योंकि 3 दिन की दोस्त की शादी से लौट रहा था और थकान के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बगल में बैठा था समीर, विनय का यार दोस्त, मोटा, गोल चेहरा, छोटी छोटी आंखें जो हमेशा नींद में डूबी रहती थीं। अभी भी उसका सिर सीट के किनारे पर लुढ़का हुआ था और मुंह से हल्की हल्की खर्राटे की आवाज आ रही थी। पीछे बाईं सीट पर बैठा था राहुल, MBBS का दूसरे साल का स्टूडेंट, पतला, चश्मा लगाए, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहने वाला। अभी उसके कान में ईयरफोन लगा था और वो आंखें बंद किए संगीत सुन रहा था। और पीछे दाईं सीट पर बैठा था टिंकू, विनय का सगा छोटा भाई, 15 साल का, दुबला पतला, बड़ी बड़ी आंखें, हर चीज पर हैरान होने वाला और हर 10 मिनट में एक बेवकूफी भरा सवाल पूछने वाला। चारों जयपुर के रहने वाले थे। बाड़मेर में एक दूर के रिश्तेदार की शादी में गए थे, 3 दिन रहे और अब रात को वापस निकले थे। विनय भाई, अभी कितना दूर है जयपुर? टिंकू ने आगे की सीट के पीछे वाले हिस्से पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए पूछा। 3 घंटे, विनय ने कहा। 3 घंटे? टिंकू का मुंह खुल गया। इतना? पर मुझे भूख लगी है, विनय ने सड़क से नजर हटाए बिना कहा। अभी तो तूने शादी में 3 प्लेट हलवा खाया था। वो 2 घंटे पहले की बात है, टिंकू ने मासूमियत से कहा। पीछे से राहुल ने ईयरफोन निकाला और टिंकू की तरफ देखकर हंसा। यार, इसका पेट कोई ब्लैक होल है? टिंकू ने मुंह बनाया। सड़क आगे मुड़ रही थी। हेडलाइट की रोशनी में रेतीले टीले और कांटेदार पेड़ों की परछाइयां लंबी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थीं। दूर कहीं कोई रात का जानवर बोला और उसकी आवाज हवा में घुलती हुई खत्म हो गई। विनय भाई, टिंकू ने फिर कहा। क्या? उस पेड़ के पीछे कुछ था क्या? मुझे नहीं पता, कुछ था। बड़ी बड़ी आंखें जैसी थीं, चमकती हुई। विनय ने रियरव्यू मिरर में टिंकू को देखा। उसका चेहरा गंभीर था। जानवर होगा, विनय ने कहा। टिंकू चुप हो गया, लेकिन उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। आगे सड़क के किनारे एक पीला माइलस्टोन आया, जयपुर 90 किलोमीटर। टिंकू ने उसे पढ़ा। विनय भाई, 90 किलोमीटर रन है, मुझे पता है, मेरी आंखें ठीक हैं। उसी माइलस्टोन के पास एक मोड़ था। मोड़ के बाद सड़क सीधी हो गई और दोनों तरफ घना कीकर का जंगल शुरू हो गया। जैसे ही सड़क सीधी हुई, हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखा। सड़क के बाईं तरफ एक आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ता, काली पैंट, सिर पर काले बाल, हाथ में एक छोटा बैग। वो हाथ हिला रहा था। विनय ने गाड़ी धीमी की। भाई रुको मत, राहुल ने पीछे से कहा। अरे रुकना तो पड़ेगा, रात के 11 बज रहे हैं, जंगल के बीच में कोई खड़ा है, विनय ने कहा। टिंकू की आंखें उस आदमी पर टिकी थीं। विनय, अन्य ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी।
शीशा नीचे किया। वो आदमी पास आया। 40 से 45 साल का, चेहरा थका हुआ था, माथे पर पसीना था। भाई साहब, जयपुर जा रहे हो क्या? उसने पूछा। हाँ, विनय ने कहा। बड़ी मेहरबानी होगी अगर थोड़ी दूर लिफ्ट दे दो, गाड़ी खराब हो गई है मेरी। बाड़मेर से आया था किसी काम से, अब रात को यहां फंस गया हूं। अकोली तक छोड़ दो बस, वहां से बस मिल जाएगी। विनय ने पीछे देखा। राहुल ने आंखें तरेरी पर कुछ नहीं कहा। बैठो। विनय ने पीछे का दरवाजा खोला। वो आदमी राहुल और टिंकू के बीच बैठ गया। नाम क्या है आपका? विनय ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। महावीर। महावीर जोशी, उसने कहा। बाड़मेर में क्या काम था? एक जमीन का मामला था, सुलझाने आया था। विनय ने सिर हिलाया। गाड़ी आगे बढ़ी, सब ठीक था, बिल्कुल सामान्य। लेकिन 3 मिनट बाद टिंकू ने विनय का कंधा थपथपाया। क्या? टिंकू ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें महावीर की तरफ घुमाई। विनय ने रियरव्यू मिरर में देखा। महावीर वहां बैठा था, खिड़की की तरफ मुंह किए। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी। सब सामान्य लगा, लेकिन फिर टिंकू ने फिर से विनय का कंधा थपथपाया, इस बार ज्यादा जोर से। विनय ने आईने में ध्यान से देखा। महावीर का चेहरा खिड़की की तरफ था और उस खिड़की में उसकी परछाई नहीं थी। रात का अंधेरा था बाहर, हेडलाइट की रोशनी से थोड़ा उजाला था और उस उजाले में महावीर की खिड़की में सिर्फ बाहर के पेड़ दिख रहे थे। कोई परछाई नहीं, कोई अक्स नहीं, जैसे शीशे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया हो। विनय का पेट पलट गया। उसने सामने देखा, सड़क पर ध्यान दिया, हाथ स्टीयरिंग पर कसे। भाई महावीर जी, बाड़मेर में कितने दिन रहे? विनय ने सामान्य आवाज में पूछा। 2 दिन, महावीर ने जवाब दिया। आवाज सामान्य थी, लेकिन राहुल ने अभी कुछ महसूस किया था। उसने ईयरफोन निकाल दिया था। वो चुपचाप बैठा था। उसका चश्मा वाला चेहरा सामने था, लेकिन उसकी आंखें बगल में महावीर पर टिकी थीं। विनय ने समीर को कोहनी मारी। समीर ने नींद में आंखें खोली। क्या? विनय ने अपनी आंखें आईने की तरफ की। समीर ने आईने में देखा। एक पल, फिर उसकी नींद उड़ गई। उसकी आंखें खुल गईं पूरी तरह। उसने सामने देखा, फिर विनय की तरफ देखा। विनय ने इशारे से कहा, चुप रहो। समीर ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे। गाड़ी में सन्नाटा था। महावीर चुपचाप बैठा था। टिंकू की सांसें तेज हो गई थीं। विनय भाई, राहुल ने अचानक कहा। क्या? बे, 1 नंबर जाना है यार, गाड़ी रोको। आशीष ने मन में सोचा, राहुल कभी ऐसे नहीं कहता। वो समझ गया। हाँ, रोकता हूं, विनय ने कहा। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। राहुल दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने समीर को भी आंखों से इशारा किया। समीर भी उतरा। टिंकू उतरने लगा। टिंकू, विनय ने रोका। भाई मुझे भी आना है। टिंकू। विनय ने आंखें तरेरी। टिंकू ने महावीर की तरफ देखा, फिर बाहर का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल गया। विनय भी उतरा। चारों सड़क के किनारे झाड़ियों में आ गए। गाड़ी वहां खड़ी थी। पीछे की खिड़की में महावीर का सिलहूट दिख रहा था। यार, वो इंसान नहीं है, राहुल ने फुसफुसाया। मुझे पता है, विनय ने कहा। उसकी खिड़की में परछाई नहीं है, टिंकू ने कहा। और उसके शरीर से एक अजीब गंध आ रही है, राहुल ने कहा। मैंने सोचा मेरा वहम है, पर नहीं। एक ठंडी सड़ी हुई बू। समीर ने कहा, यार ये छलावा है। मेरे दादाजी बताते थे, ये राजस्थान के जंगलों में होता है। सुनसान रास्तों पर भटकते रहते हैं। तो अब? टिंकू ने पूछा। तो क्या हम गाड़ी में वापस नहीं जा सकते? अगर गए तो वो समझ जाएगा, समीर ने कहा। और अगर उसे पता चल गया तो? टिंकू ने गला साफ करते हुए कहा। तो वो हमें कुछ नहीं कर सकता, राहुल ने कहा। कैसे पता? टिंकू ने पूछा। क्योंकि अब तक कर देता, राहुल ने तर्क दिया। छलावा सीधे नहीं मारता, समीर ने कहा। यह तभी आता है जब इसे कोई चाहिए होता है, या जब इसे किसी की कोई चीज मिल जाए। इसकी वजह से यह उस इंसान के साथ चिपक जाता है। उसे हमारी कोई चीज मिली है? विनय ने पूछा। या हमने उसकी कोई चीज ली है? राहुल ने कहा। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी टिंकू को कुछ याद आया। भाई, उसने विनय का हाथ पकड़ा। क्या? आगे टोलाया था ना जब हम बाड़मेर जा रहे थे? हाँ,
पर जाते वक्त तो टोल नहीं था। था, टिंकू ने कहा। मुझे याद है, मैं जाग रहा था, एक छोटा सा टोल था, अजीब सा। तुमने 50 रुपए दिए थे और उस टोल वाले ने एक पर्ची दी थी, तुमने उसे डैशबोर्ड पर रख दिया था। विनय की आंखें बड़ी हो गईं। उसे याद आ गया, जाते वक्त रात के 2 बजे एक छोटा टोल आया था। टूटी दीवारें, टूटा शीशा, अंदर लालटेन जल रही थी। उसने 50 रुपए दिए थे और एक पर्ची मिली थी। उस पर्ची पर लिखा था टोल 13, यात्रा पंजीकृत। वो पर्ची अभी भी डैशबोर्ड पर थी। यार, वो पर्ची उसी टोल की है, उसी छलावे ने दी थी, समीर ने कहा। इसीलिए ये हमारे साथ लग गया। वो पर्ची जलानी होगी, राहुल ने कहा। पर आग कहां से मिलेगी? समीर ने अपनी जेब में हाथ डाला। माचिस है मेरे पास। उसने माचिस निकाली। अब गाड़ी में जाना होगा, विनय ने कहा। सब एक दूसरे को देखने लगे। गाड़ी में महावीर था, वो छलावा था। विनय ने गहरी सांस ली। मैं जाता हूं, अकेले मत जाओ, टिंकू ने कहा। मुझे जाना है, चाबी गाड़ी में है, पर्ची गाड़ी में है और वो अंदर है, मुझे जाना पड़ेगा, विनय ने कहा। मैं भी आता हूं, समीर ने कहा। दोनों सड़क पर आए, गाड़ी के पास पहुंचे। विनय ने ड्राइवर का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। अगले कुछ सेकंड दिल की धड़कनें रोकने वाले थे। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, महावीर वहीं बैठा था। उसकी गर्दन अब पहले से ज्यादा झुकी हुई थी। उसका चेहरा उसकी जांघों की तरफ था और उसके कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो हंस रहा हो बिना आवाज के। विनय ने आंख चुराकर डैशबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। पर्ची वहां थी, छोटी, मुड़ी तुड़ी, पीली। उस पर स्याही से लिखा था टोल 13, ही यात्रा पंजीकृत। उसने पर्ची उठाई। उसी पल महावीर का सिर ऊपर उठा। उसकी आंखें, उन आंखों में भूरा रंग नहीं था। वो आंखें पूरी तरह चांदी की थीं, ठंडी, चमकती, बिना पुतली के। और वो आंखें सीधे रियरव्यू मिरर में विनय की आंखों में देख रही थीं। विनय। एक आवाज, महावीर की नहीं, किसी और की, एक पुरानी खोखली कब्र से आती हुई आवाज। विनय ने पर्ची मुट्ठी में दबाई और दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। झाड़ियों में सब इकट्ठा थे। विनय के हाथ कांप रहे थे। पर्ची उसकी मुट्ठी में थी। समीर ने माचिस जलाई। पहली तीली हवा में बुझ गई, दूसरी तीली जली। विनय ने पर्ची उस लॉ के पास लाई और गाड़ी में से एक भयानक आवाज आई। एक चीख नहीं, एक रोना नहीं, बस एक गहरी, कांपती हुई, दुनिया से परे की आवाज, जैसे कोई पुरानी दीवार अंदर से टूट रही हो। विनय ने पर्ची लॉ से लगाई। पर्ची जलने लगी। नीली और लाल चिंगारियां उड़ी और उसी पल गाड़ी का पिछला दरवाजा जोर से खुला। महावीर बाहर निकला, लेकिन अब वो महावीर नहीं था। उसका चेहरा वहीं था, उसके कपड़े वहीं थे, लेकिन उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे। उसकी चांदी वाली आंखें उन चारों पर टिकी थीं और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसान के चेहरे पर नहीं होती। वो उनकी तरफ आने लगा। चलना नहीं था, वो तैरना था, जमीन के ऊपर। समीर चीखा। टिंकू की आंखें बंद हो गईं। राहुल ने सामने देखा और वो जगह से नहीं हिला। पर्ची जल रही थी, पर धीरे। विनय ने पर्ची को और लॉ के पास किया। छलावा तेज आने लगा। 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। पर्ची का आधा हिस्सा जल चुका था। 2 मीटर। और तभी टिंकू ने आंखें खोली। उसने हाथ बढ़ाया और उस जलती पर्ची को अपनी हथेली पर सीधे रख दिया। आग लगी। टिंकू चिल्लाया नहीं। उसने अपनी हथेली को मुट्ठी में बंद कर लिया और पर्ची पूरी तरह जल गई। उसी पल एक धमाका नहीं, एक फट की आवाज नहीं, बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और महावीर वहां नहीं था। न कोई आवाज, न कोई निशान, बस वो झाड़ियां थीं, वो कांटेदार पेड़ थे और वो काला आसमान था और सड़क पर खड़ी उनकी सफेद इनोवा। टिंकू! विनय दौड़ा। टिंकू ने मुट्ठी खोली। हथेली पर एक छोटा सा लाल निशान था, जलन का, लेकिन कुछ खास नहीं। पर्ची की राख उसकी हथेली पर थी। राहुल ने उसकी हथेली देखी, डॉक्टरी वाली नजर से। फिर उसने ऊपर देखा। टिंकू की आंखों में, इसे पहले से पता था। राहुल ने धीरे से कहा। टिंकू ने हां में सिर हिलाया। जब वो माइलस्टोन 90 के पास से गुजरे थे ना, मैंने देखा था उसकी परछाई खिड़की में नहीं थी। टिंकू ने कहा। तो तुमने बोला क्यों नहीं? समीर ने पूछा। टिंकू ने समीर की तरफ देखा। क्या बोलता?
आज कि भाई गाड़ी में भूत बैठा है, आप लोग मानते? सब चुप रहे। और उसने कुछ और भी देखा था, टिंकू ने कहा। उसकी जेब में एक पर्ची थी। जब वो बैठा था ना, जेब से थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। उस पर लिखा था वही टोल 13। मतलब वो उस टोल का ही छलावा था, राहुल ने कहा। हां, टिंकू ने कहा। विनय ने अपने छोटे भाई को देखा, 15 साल का, दुबला पतला। उसने उसे गले लगा लिया। चारों गाड़ी में बैठे। गाड़ी स्टार्ट हुई। थोड़ी देर में वो जगह आई जहां जाते वक्त टोल था। विनय ने गाड़ी धीमी की। वहां कुछ नहीं था, बस एक पुराना टूटा हुआ लोहे का पाइप जमीन में गड़ा था। उसके आसपास जंगल था, पत्ते बिखरे थे, और उस टूटे पाइप के पास जमीन पर 50 का एक नोट पड़ा था, वही नोट जो विनय ने टोल पर दिया था। टिंकू ने नोट देखा। भाई उठाओगे? विनय ने एक पल सोचा, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ चीजें छोड़ देना ही ठीक होता है। सुबह के 6 बजे जयपुर शहर की रोशनियां दिख रही थीं। गाड़ी हाईवे से शहर में घुसी। समीर सो गया था। राहुल ने ईयरफोन वापस लगा लिए थे। टिंकू खिड़की से सुबह की रोशनी में डूबे जयपुर को देख रहा था। विनय गाड़ी चला रहा था। भाई, टिंकू ने कहा। क्या? वो महावीर जो भी था, उसे लगता है वो बहुत देर से उस टोल पर फंसा था। विनय ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें सड़क पर थीं। शायद कोई उसकी मदद के लिए रुका नहीं होगा, टिंकू ने कहा, या शायद कोई उसे जाने नहीं दे रहा था। विनय ने टिंकू को रियर व्यू मिरर में देखा। तू बहुत ज्यादा सोचता है छोटे। टिंकू मुस्कुराया। गाड़ी आगे बढ़ती रही। विनय भाई, ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। हाँ टिंकू, जब कोई अजनबी रात के अंधेरे में आपसे मदद मांगे तो एक पल रुकिए, गौर से देखिए, क्योंकि इस दुनिया में हर वो चीज नहीं है जो दिखती है। और दूसरी बात, कभी कभी इस दुनिया में भटकती हुई आत्माएं किसी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही किसी अधूरी चाहत की वजह से फंसी होती हैं। उन्हें डर से नहीं, समझ से देखिए। और सबसे जरूरी बात, जब आप रात को किसी सुनसान सड़क पर हों और आपको अचानक एक टोल मिले जो सुबह जाते वक्त नहीं था, तो वहां रुकिए मत। और अगर रुकना ही पड़े तो वो पर्ची जेब में मत रखिए। अगर यह कहानी ने आपकी नींद उड़ा दी तो इसे अभी लाइक कीजिए। अपने उन दोस्तों को भेजिए जो रात को लंबे सफर पर निकलते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो आपको यकीन दिला देगी कि कुछ चीजें इस दुनिया में बिना देखे भी होती हैं। 3 दिन बाद विनय के घर में रात के खाने के बाद सब बैठे थे। टिंकू की मां ने उसकी हथेली देखी। वो लाल निशान अभी भी था। ये क्या है? ये मां ने पूछा। रास्ते में हुआ था, हाथ लग गया था, टिंकू ने कहा। मां ने उसकी हथेली पर हल्दी का लेप लगाया। टिंकू ने देखा, उस निशान के बीच में जहां पर्ची जली थी वहां एक बहुत छोटा सा काला धब्बा था, जैसे कोई शब्द लिखा हो, बहुत छोटा। उसने आंखें सिकोड़ कर देखा। उस पर लिखा था 13। टिंकू ने एक पल देखा, फिर उसने मां से हल्दी का लेप और मांगा और उस निशान पर अच्छे से लगा दिया। उस रात उसने घर की सारी खिड़कियां बंद की और लाइट जलाकर सोया। 1 महीना बीत गया। रात के 11 बजे विनय के फोन पर राहुल का नंबर आया। विनय ने उठाया। यार, राहुल की आवाज थोड़ी अलग लग रही थी। क्या हुआ? तू कहाँ है अभी? घर पर हूं। मैंने आज कॉलेज लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब में कुछ पढ़ा। क्या? राजस्थान के उस हाईवे पर जहां से हम गए थे, वहां के पुराने कागजात में एक नाम है, महावीर जोशी। विनय की सांस रुकी। 1987 में उस हाईवे पर एक आदमी की मौत हुई थी, उसी माइलस्टोन 90 के पास। रात को गाड़ी खराब हो गई थी। कोई लिफ्ट देने के लिए नहीं रुका। रात भर वहां खड़ा रहा। सुबह उसकी लाश मिली थी। नाम था उसका महावीर जोशी। फोन पर लंबी चुप्पी छाई। विनय ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था। यार, विनय ने धीरे से कहा। क्या? कि उस रात जब हमने उसे लिफ्ट दी थी, वो बस यही चाहता था, कोई उसे लिफ्ट दे। 37 साल से कोई नहीं रुका था उसके लिए। राहुल ने कुछ नहीं कहा। विनय ने खिड़की बंद की। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर से एक आवाज आई, शायद हवा की।
शायद कुछ और की। धन्यवाद। टिंकू ने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उस रात जब महावीर गाड़ी में बैठा था और जब टिंकू उसके बगल में था, एक बार महावीर ने उसकी तरफ देखा था, बस एक बार। और उन चांदी वाली आंखों में टिंकू ने क्या देखा था? उसने देखा था एक बूढ़ा आदमी, थका हुआ, 37 साल से सड़क पर खड़ा, हर रात एक हाथ उठाकर, हर रात किसी के रुकने का इंतजार करते हुए और हर रात कोई न रुकते हुए। उन आंखों में डर नहीं था, दर्द था, एक ऐसा दर्द जो 37 साल पुराना था। टिंकू उस रात बहुत देर तक सोया नहीं। सुबह जब वो जयपुर पहुंचे और घर के दरवाजे पर उतरा, उसने एक काम किया। उसने अपनी मां को गले लगाया। मां ने हैरानी से उसे देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे, टिंकू ने कहा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और टिंकू ने सोचा कि 37 साल पहले महावीर जोशी भी किसी घर वापस जाना चाहता था, किसी मां के पास, किसी अपने के पास, पर रुका कोई नहीं। इसलिए अगली बार जब आप रात को सड़क पर किसी को खड़ा देखें, एक पल के लिए रुकिए, सही नजरों से देखिए, और अगर वो इंसान है तो उसकी मदद कीजिए, क्योंकि कोई यूं ही रात को सुनसान सड़क पर खड़ा नहीं होता। हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना होता है।